नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है जो टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर अपना कारोबार करती है, जिसके अंदर ये सिंथेटिक फाइबर्स और यार्न्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके अंदर मैनमेड फाइबर्स भी आते हैं। ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत 1990 के अंदर हुई थी। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 3080 करोड़ रुपए और रेवेन्यू देखें तो 3238 करोड़ रुपए पिछले 12 महीने का। और इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर 36 करोड़ रुपए का कैश अवेलेबल है और 586 करोड़ रुपए का डेबिट इस कंपनी के ऊपर है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 65.18% है और धीरे धीरे जो प्रमोटर है वो ओपन मार्केट से जो स्टॉक है उसका परचेज भी कंटिन्यू कर रहा है। ये जो कंपनी है इसने सबसे पहला अपना जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो नोएडा के अंदर लगाया था, जिसकी कैपेसिटी 500 टन्स पर एनम थी। और अभी है इसके जो प्लांट हैं वो तीन जगह हैं, दादर एंड दहेज जो गुजरात के अंदर है, वो दादर और नगर हवेली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर भी इसके प्लांट है। तो अभी इसके तीन प्लांट हैं और ये जो कंपनी है वो एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन पाथ पे भी अग्रसर है। देख सकते हैं कि 2006 से लेकर अभी तक का इस कंपनी का ग्राफ देखें तो ये कंपनी अभी फिलहाल है जो पीक पे अपना कारोबार कर रही है। प्रोडक्ट्स कौन से इस कंपनी के, ये जो कंपनी है ये दो वर्टिकल्स पे काम बनाती है, एक जो नॉर्मल प्रोडक्ट है और एक है जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम इसके नॉर्मल प्रोडक्ट देखें तो उसके अंदर ये कंपनी पीईटी चिप्स, पार्सली ओरिएंटेड यार्न्स, फुल ड्रॉन यार्न्स, ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, पॉलीप्रोपिलीन यार्न और नैरो ओवन फैब्रिक्स ये कंपनी बनाती है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो फिलिग्री, कॉटस्लोन, ओशियन, सोई एफआईएल, चबियान्स और फ्लेक्सी एफआईएल। अगर हम इस कंपनी का रेवेन्यू देखें जोग्राफिकल वाइज स्प्लिट करके तो इंडिया से 89% का रेवेन्यू आया था FY21 के अंदर, जो FY18 के अंदर 81% था। तो इसका जो डोमेस्टिक एरिया में है वो ज़्यादा फोकस है। और अगर हम आउटसाइड इंडिया देखें तो FY21 के अंदर ओनली 11% कॉन्ट्रीब्यूशन था एक्सपोर्ट का, जो FY18 के अंदर 19% था। तो एक्सपोर्ट पे इस कंपनी का कम फोकस हुआ है। और ये जो कंपनी है ये लगभग 45 कंट्रीज को अक्रॉस द वर्ल्ड 5 कॉन्टिनेंट्स में सप्लाई करती है, जिसमें एशिया और साउथ अमेरिका है हमारे इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। अब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तो इसका दहेज और दादर जो यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों की अगर कैपेसिटी अगर हम कंबाइन कर दें तो 3.8 लाख प्लस टन पर एनम की कैपेसिटी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। और इसका जो दहेज प्लांट है वो इंटीग्रेटेड स्पिनिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे जो कंटिन्यूस पोलिमराइजेशन करता है। तो इस जो ये कंपनी है, ये जो प्लांट है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ये कंपनी अडॉप्ट करती रहती है और इंटीग्रेटेड प्लांट है इसके। अब अगर हम देखें इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, ये जो कंपनी है कंटिन्यूस जब से इसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं या जब से कंपनी कारोबार कर रही है टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर, ये कंटिन्यू अपना कैपेक्स प्लान है वो करती रहती है ईयर ऑन ईयर। अभी इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 30 मेगावाट का एक कैप्टिव थर्मल थर्मल जो पावर प्लांट है वो दहेज के अंदर लगाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो इनका एनर्जी कंजम्पशन है खुद का प्लांट के अंदर, वो उसके लिए सिर्फ उसको कैटर कर रहे हैं, ताकि जो उनकी कॉस्ट है वो कम हो सके और इनकी जो कंपनी के जो मार्जिन है ना वो इम्प्रूव हो सके। दूसरी चीज़ उन्होंने कैपेक्स के अंदर बोला कि जो 144 एंड्स की इनकी एक न्यू POY लाइन है उसको ये रिप्लेस कर देंगे 192 एंड्स में। उससे होगा क्या कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 5 टन पर डे जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। 5 टन पर डे के हिसाब से इसकी जो कैपेसिटी है वो इस प्लांट की वो इंक्रीज हो जाएगी इस चीज़ को अपग्रेड करने के बाद में। अब इस कंपनी का कि FY23 के अंदर जो ये POY है उसकी कैपेसिटी है वो एक्सटेंड करके 120 मिलियन टन पर डे की कर देंगे और DTY उसकी कैपेसिटी है वो 150 मिलियन टन पर डे कर देंगे। ये कंपनी क्या है, कुछ जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाती है और कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इसके मार्जिन है इस कंपनी के लिए ज़्यादा होते हैं। तो इस कंपनी का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसका रेवेन्यू के अंदर ओनली
8% का कंट्रीब्यूशन था FY20 के अंदर। और अगर हम देखें FY21 के अंदर, तो वो जो 28% का जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ करके 42% का हो गया। और ये जो कंपनी है ये वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, और जिसकी वजह से इस कंपनी के मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी जो इस कंपनी की है वो भी इम्प्रूव हो रही है। इस कंपनी के ऊपर सितंबर 4, 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च किया था इसके एरियाज़ को। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी प्लांट को या किसी भी सेक्शन को सीज नहीं किया, कंटिन्यू ऑपरेशन में भी। लोकेशन एडवांटेज क्या है कि इसके जो प्लांट हैं, एक तो दहेज में है और एक दादरा में है। तो जो दहेज और दादरा क्या है, एक तो कोस्टल एरिया के पास में है, तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है उस एरिया से, तो आपका जो फ्राइट कॉस्ट है, बाहर जो भेजने का जो माल भाड़ा लगता है, किराया लगता है, वो आपको कम से कम देना पड़ेगा। तो उससे आपके मार्जिन है वो इम्प्रूव होते हैं। दूसरी चीज़, जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो क्या है कि या तो मुंबई या सूरत के आसपास के एरियाज़ में हैं। तो ये जो कंपनी है, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यान्स के, वो क्या है दहेज और दादरा में है। तो ये सब उसी एरिया के आसपास है जहाँ पे जो मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं। तो ये उन चीज़ों को कैटर कर लेता है आसानी से। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी लोकेशन एडवांटेज है। रिसेंटली कंपनी ने 28 लाख इक्विटी शेयर्स हैं अपने, जो प्रमोटर है ग्रुप है, उसको अलॉटमेंट किया है 95 रुपीज़ पर शेयर के भाव पे। तो ये देख सकते हो कि आप जो कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस है प्रमोटर ग्रुप का वो कितना ज़्यादा है। और ये जो 28 लाख इक्विटी शेयर्स प्रमोटर्स को दिए अलॉट किए गए हैं, उससे जो पैसा आएगा वो सिर्फ कैपेक्स के काम में ही लिया जाएगा और डेट रिड्यूस किया जाएगा। सिर्फ दो ही चीज़ करता है मैनेजमेंट, एक तो कैपेक्स करता रहता है कंटिन्यूस, और जो डेबिट है उसको हमेशा रिड्यूस करने के लिए लगा रहता है। प्रमोटर की जो प्लेज थी अभी 33%, जो रिसेंटली अगर आप आज की डेट में देखें तो वो लगभग 0 के आसपास है। जो तो प्लेज थे प्रमोटर के शेयर, वो प्रमोटर ने छुड़वा लिए हैं। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स डाटा की, तो मार्च 2012 के अंदर 473 करोड़ रुपए की सेल्स थी। और अगर मार्च 2021 का देखें तो 2227 करोड़ रुपए की सेल्स है। और अगर हम TTM देखें तो 3238 करोड़ रुपए का सेल्स है। तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम देखें एक्सपेंसेस, तो मार्च 2012 के अंदर 441 करोड़ रुपए थे, और मार्च 2021 के अंदर 1880 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेंस हैं उसको भी जो कंपनी है और जो मैनेजमेंट है वो मिनिमाइज कर रहा है, ताकि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है या जो मार्जिन्स हैं वो सुधर सके, और कंपनी है वो कैश जनरेट करके अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट दे सके। आप देख सकते हैं कि जो मार्च 2020 के अंदर सेल्स थी वो 2782 करोड़ रुपए थी। और उसके बाद में अगर एक्सपेंस देखें इस कंपनी का तो 2560 करोड़ रुपए। अगर उसके बाद में हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 का, तो 222 करोड़ रुपए। मार्च 2021 के अंदर आप सेल्स देखिए 2227 करोड़ रुपए। तो मार्च 2020 से मार्च 2021 के अंदर जो सेल्स थी वो कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो 347 करोड़ रुपए में है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हैं, और कंपनी ने जो एक्सपेंसेज हैं उनको कम किया है। एक्सपेंसेस में देखो तीन चार चीज़ें आती हैं। एक तो आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक आता है एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, एक और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, अदर्स भी आता है। लेकिन यहाँ जो कंपनी ने किया क्या है, जो मटेरियल कॉस्ट है, जो नॉर्मली 75 से 89 या 86% के आसपास में रहती थी जो मटेरियल कॉस्ट, उसको उन्होंने मिनिमाइज करके 66% पे लेके आ गए। तो उससे हुआ क्या कि जो मटेरियल कॉस्ट जब डाउन हुई, तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट आना चाहिए लास्ट में, वो इंक्रीज हुआ। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो नॉर्मली 8% पे रहता था, वो 16% पे पहुंच गया। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं 166 करोड़ रुपए मार्च 2021 के अंदर। और अगर पिछले 12 महीने का देखें तो 310 करोड़ रुपए। मतलब आप पिछले आप एक साल का देखो तो ही लगभग डबल हो गया। तो मार्जिन जब कंपनी के इम्प्रूव होना शुरू होते हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ और पॉजिटिव माना जाता है। और ये कंपनी है अभी तक जैसे नॉर्मली डिविडेंड इसने पिछले साल दिया था, उससे पहले इस कंपनी ने अपना डिविडेंड है जो कस्टमर्स को या जो स्टेक होल्डर्स को है वो नहीं दिया। अब हम बात करें इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, 10 साल का 16%, 5 साल का
12%, 3 साल का 5%, और अगर पिछले 12 महीने का देखें तो 57%। तो सेल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो भी कंपनी की अगर देखें 10 साल की 24%, 5 साल की 50%, 3 साल की 40%, अगर पिछले 12 महीने का देखें तो 1372%, जो एक ज़बरदस्त चीज़ मानी जाएगी। अब अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, 10 साल का 37%, 5 साल का 56%, 3 साल का 33%, और पिछले 1 साल का 115%। तो जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, उस हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अभी तक इम्प्रूवमेंट या उसके अंदर ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। तो ये आने वाले टाइम पे जो इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम पे इसका स्टॉक प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो जो प्रमोटर है वो जून 2019 के अंदर 57.72% की स्टेक होल्ड करता था, और आज की डेट में दिसंबर 2021 की अगर हम देखें तो 65.18% का स्टेक होल्ड करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है वो कितना कॉन्फिडेंट है इस कंपनी को लेके, इसकी ग्रोथ को लेके। कंटिन्यूसली वो अपना स्टेक है वो बढ़ा रहा है, और ओपन मार्केट से भी वो अपना है जो कंटिन्यूस बाइंग करता रहता है। डीआईएस की जो होल्डिंग है वो 4.96% थी जून 2019 के अंदर, जो दिसंबर 2021 के अंदर 4.40। तो ये नॉर्मली डीआईएस की जो होल्डिंग है वो वही है। पब्लिक की अगर होल्डिंग देखें तो जून 2019 के अंदर 37.32% थी, जो अगर अभी देखें तो 30.42% है। और जो 30.42% पब्लिक होल्डिंग है उसमें से भी बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक ले रखा है। तो मैंने यहाँ पे 7 नाम है उनको दिखा रखा है, लगभग ये 10% होता है जो इन्होंने होल्ड कर रखा है। तो अगर 30.42% में से हम 10 निकालें तो 20.42% ही पब्लिक के लिए फ्लोटिंग शेयर्स बचते हैं। अब अगर हम बात करें कि मैन मेड जो फाइबर्स है उसकी डिमांड कैसे रहने वाली है, तो इसकी जो डिमांड है लगभग 2.80% के सीएजीआर से ग्रोथ करेगी, और इसके अंदर बहुत ही कम कंपनी है जो मैन मेड फाइबर्स हैं, उसके अंदर बहुत ही अभी कम कंपनी है और कम फोकस है लोगों का, और इसकी जो डिमांड है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। जो नेचुरल फाइबर्स है उसका एक तो प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, कई बार जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी वजह से जो फसल है वो हर साल ख़राब हो रही है। और जब फसल ख़राब होती है, नेचुरल फाइबर जब मार्केट में आएगा नहीं, और डिमांड है वो जो टेक्सटाइल क्षेत्र में हमेशा इंक्रीज होती रहती है। और जब से कोविड आया उसके बाद में तो जो डिमांड है टेक्सटाइल क्षेत्र में या जो क्लॉथ्स की है उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एक सप्लाई गैप अप हो गया, कि डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है और जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई हो नहीं रही, क्योंकि नेचुरल की वजह से वो जो फसल आपकी क्रॉप्स है या जो कपास का प्रोडक्शन होना है वो खराब हो जा रहा है। तो उसकी वजह से जो मैन मेड फाइबर्स हैं, जो सिंथेटिकली या केमिकल्स के द्वारा फाइबर्स बनाए जाते हैं, उनकी डिमांड है वो आने वाले सालों में आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो मैन मेड फाइबर्स है वो अभी जहाँ पे है उससे लगभग 2030 तक ये अनुमान है कि 65% का कंट्रीब्यूशन करेगा मैन मेड फाइबर्स, या जिसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। और जो कॉटन फाइबर्स हैं जो करंटली 55% कंट्रीब्यूशन करते हैं कंजम्पशन में, वो 55% से घट के 32% पे आ जाएगा 2030 तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ से आने वाले 10 सालों तक आपके सामने अवेलेबल है। तो हम इस वीडियो का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंपनी है एक तो कैपेक्स मोड में ऑलवेज रहती है, और अभी फ़िलहाल इसने कैपेक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंपनी के आने वाले जो नतीजे होंगे उनके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो डेबिट को भी मैनेज करने में एबल है, और जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है या जो डिमांड है और जो उसको दिखता है कि यहाँ से उनको अच्छा खासा चीज़ या प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, वो उसको यूटिलाइज करने में भी अच्छा एक्सपीरियंस रखता है। जो मैन मेड फाइबर्स हैं उसका फ्यूचर आउटलुक ज़बरदस्त है, और डिमांड आपको रोबोस्ट देखने को मिल रही है। तो ये इस कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम चौथी बात करें, जो कंपनी है वो हमेशा फोकस करती है
जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को अडॉप्ट करके, ताकि जो कंपनी के मार्जिन्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके और जो फ्री कैश फ्लो है वो जनरेट किया जा सके, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिले। जो कंपनी का स्टॉक है वो लगभग 10 की पी पे भी ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो बेस है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे जो कंपनी के सामने जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो ट्रिमेंडस दिखाई दे रही है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने। तो ये आपको अच्छा खासा चीज़ आपको यहाँ से पैसा कमा के दे सकती है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाई और होल्ड कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें और आप खुद भी थोड़ा बहुत इस कंपनी के बारे में पढ़ें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जिस कंपनी में पैसा लगा है वो अच्छी कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर आप इसी सेक्टर के अंदर और कंपनी देखना चाहते हैं तो मैंने 2 कंपनी के बारे में और यहाँ पे नाम बताया है आपको, इंडोरामा सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड और सेंचुरियन का। ये दोनों भी इसी क्षेत्र के अंदर अपना कारोबार करती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में और मैन मेड फाइबर्स में। लेकिन जो सेंचुरी एन का है उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 24.80% है, जो बहुत ही कम है। तो आप इनमें अगर पैसा लगाओ तो अपना रिसर्च करके, स्टडी करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके उसके बाद में आप इन कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा लगा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।